दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा प्राप्त करी थी, लेकिन गुप्त वंश आधा ही हो पाया था। तो आज के वीडियो में हम गुप्त वंश को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम गुप्त वंश के काफी सारे राजा के बारे में बहुत सारी डिटेल्स कर चुके हैं। हम श्रीगुप्त के बारे में पढ़ चुके थे, घटोत्कच के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम आया, समंतगुप्त आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया, रामगुप्त आया, इन सभी के बारे में चर्चा हमने करी थी। अंतिम राजा था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद हम इस वीडियो की शुरुआत करते चले। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गुप्त वंश का ये पार्ट सेकंड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखे, तभी आपको ये वंश समझ में आएगा। तो हम आज गुप्त वंश के सेकंड पीरियड की बात करते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय मैंने आपको बताया आखिरी राजा था। उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उनके दरबार में व्यक्ति फायन है, जिसका फायुक्य में यहाँ पर वृत्तांत देखने को मिलता है। चलिए, उसके बाद जो अगला राजा है, राजा का नाम रहेगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में कई सारे यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले थे। इसके शासनकाल की अगर बात करेंगे तो 315 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का यहाँ पर शासन हुआ करता था। इसने उपाधि धारण करी थी महेंद्र द्वितीय की। जितने भी गुप्त वंश के राजा उन्होंने किसी ना किसी ने कोई ना कोई उपाधि धारण करी है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए महेंद्र द्वितीय की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? आपका कुमारगुप्त के द्वारा यहाँ पर धारण की गई थी। अब कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्तों में सबसे ज्यादा अभिलेख यहाँ पर देखने को मिले। याद कीजिए, अभिलेख लिखने की शुरुआत यहाँ पर अशोक के द्वारा करी गई थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा केवल गुप्त काल में जो सबसे ज्यादा मिले 18 अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक अभिलेखों की संख्या 18 अभिलेख कहां से मिले? हमको कुमारगुप्त से यहाँ पर मिले। एक जो कुमारगुप्त के समय पर जो सिक्के प्राप्त हुए, उन सिक्कों पे पीछे की तरफ कार्तिकेय, जी हाँ, शंकर भगवान के जो पुत्र हुआ करते थे कार्तिकेय, उनकी मूर्त यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे लगता है कि ये शिव धर्म के उपासक यहाँ पर हुआ करते थे। हालांकि गुप्त वंश में ज्यादा प्रभाव वैष्णव धर्म यानी कि विष्णु भगवान का हुआ करता था, लेकिन इनके समय जो सिक्के मिले हैं उन पर कार्तिकेय भगवान की फोटो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कला साहित्य में, एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब जो अभिलेख मिले उनमें से कुछ अभिलेख काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें एक मिलेगा आपको मंदसौर का अभिलेख। जी हाँ, मंदसौर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का जिला है मंदसौर। वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख मिलेगा जहां से कुमारगुप्त के शासन का यहाँ पर वर्णन मिलता है। जी हाँ, कुमारगुप्त के शासन का वर्णन यहाँ पर कहां से मिलेगा? तो मंदसौर के अभिलेख से यहाँ पर मिला है। और इनका एक और अभिलेख काफी ज्यादा फेमस है, बताऊंगा मैं आपको। आप उपाधियां की बात करें तो एक तो फेमस मैंने अभी बताई आपको, महेंद्र द्वितीय की उपाधि। इसके अलावा भी महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र, इसका मतलब महेंद्र नाम से जो उपाधियां धारण की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आपका कुमारगुप्त के द्वारा यहाँ पर धारण की गई थी। महेंद्र नाम से कुछ भी कनेक्शन अगर आपको गुप्त में मिलता है तो वो कनेक्शन किसका रहेगा? आपका कुमारगुप्त का यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, कुमारगुप्त के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि गुप्त काल के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या हुआ करता था? तो वो हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। आज के समय भी बिहार शरीफ जो जिला पड़ता है, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री लेने के लिए आपका एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, और यहाँ पर समय की माप को लेकर एक घड़ी होती थी, जिसको जल घड़ी यहाँ पर बोलते थे, जिसमें समय को मापा जाता था। तो जल घड़ी कहाँ मिलेगी आपको? नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बुद्ध धर्म का इतना ज्यादा नॉलेज था कि बुद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, बुद्ध धर्म की महायान शाखा का इसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धों की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, लेकिन एक गधा जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम रहेगा, नाम रहेगा बख्तियार खिलजी, अफगानिस्तान से आया था, और वो उस गुलाम ने पूरी की पूरी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगे तो यहाँ पर इतनी पुस्तक हुआ करती थी, लगभग 1 महीने तक लगातार यहाँ पर सारी पुस्तकें जली थी। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसे बुद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी होती थी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तक्षशिला की, तो तक्षशिला एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हॉस्टल सुविधा नहीं थी, लेकिन दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी पूछेंगे तक्षशिला रहेगी, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ती है। लेकिन दुनिया की दूसरी पूछेंगे तो नालंदा, और ये पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको मिलेगी कौन सी सुविधा? आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती थी। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, ताकि समय की माप के लिए जल घड़ी भी लगी थी। और यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम तक देनी पड़ती थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी, कौन मिलेगी आपको? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। और बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी गुलाम था, उसने इसमें क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। चलिए, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, वही सिद्धांत रहा शुरुआत से का। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक, इसके बाद ज्यादा कोई फेमस वंश आएगा नहीं। तो स्कंदगुप्त
शासन की बात करें तो 455 से लेकर 467 तक शासन मिलेगा आपको। यहाँ देखेंगे तो 415 से 455 और 455 से लेकर 467 तक किसका शासन हुआ करता था? तो स्कंदगुप्त का शासन था। इसके समय पर सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी आपका हूणों का आक्रमण। हूण एक प्रजाति हुआ करती थी, कबीले टाइप प्रजाति थी जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया है। तो सबसे पहला आक्रमण जब हुआ था उस समय भारत का जो राजा हुआ करता था कौन था? स्कंदगुप्त हुआ करता था। और स्कंदगुप्त के समय पर किसका आक्रमण किया था? हूणों का आक्रमण। अब हूणों पर इसने विजय प्राप्त करी थी। जी हाँ, हूणों को इसने पराजित कर दिया था। इस बात की जानकारी अभिलेख में मिलती है। उस अभिलेख का नाम मिलेगा आपको जूनागढ़ अभिलेख और एक और अभिलेख मिला है आपका भीतरी स्तंभ अभिलेख। जी हाँ, इन दोनों अभिलेखों में जूनागढ़ तो आपने सुना होगा लेकिन एक और याद रखिएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख। इस भीतरी स्तंभ अभिलेख में भी जानकारी किसके बारे में दी गई? आपका स्कंदगुप्त के हूणों के ऊपर विजय की जानकारी यहां पर मिलती है। दूसरा, एक झील का निर्माण करवाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। सुदर्शन झील के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण यहां पर करवाया गया था। इसका निर्माण यहां पर करवाया गया था। दूसरा अगर बात करते तो दूसरा राजा मिलेगा आपको रुद्रदामन। रुद्रदामन ने भी इसी झील का यहां पर जीर्णोद्धार करवाया था। तीसरे अगर बात करते हैं तो स्कंदगुप्त के समय पर भी वो झील टूट चुकी थी। उसका फिर से जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? तो उसका जीर्णोद्धार करवाया गया यहां पर स्कंदगुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त टोटल मिलाकर सुदर्शन झील का 4 राजा का वर्णन मिलेगा। चंद्रगुप्त का मिलेगा, अशोक का मिलेगा, तीसरा स्कंदगुप्त का मिलेगा और चौथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख वहां पर टोटल मिलेंगे। तो ये गुप्तों में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? आपका ये करवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख में इसका नाम भी आपको देखने मिलता है। उपाधि की बात करें तो उपाधि फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपका शक्रादित्य की उपाधि और देवराय की उपाधि। ध्यान दीजिए, कुमार गुप्त ने भी उपाधि रखी थी महेंद्र नाम से सारी, और यहाँ मिलेगी आपको शक्रादित्य और देवराय की उपाधि देखने को मिलेगी। अब स्कंदगुप्त के समय पर एक चीनी राजा हुआ करता था, उसके यहाँ पर कुछ राजदूत भेजा गया था। ध्यान दीजिए, चीनी शासक, ये मात्रा इधर से आएगी, चीनी शासक सांग, चीनी शासक जो सांग हुआ करता है उसके दरबार में क्या भेजा गया था? एक राजदूत भी यहाँ पर उन्हीं के समय पर भेजा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा। अयोध्या इनकी राजधानी हुआ करती थी। जी हाँ, गुप्तों की जो राजधानी थी, स्कंदगुप्त की जो राजधानी हुआ करती थी अयोध्या हुआ करती थी। और सबसे बाद मैंने अभी बताया आपको गुप्त वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक कौन मिलेगा? स्कंदगुप्त। इसके बाद राजा आए हैं लेकिन इतने ज्यादा प्रतापी नहीं रहे, तो सबसे फेमस राजा या अंतिम सबसे फेमस राजा कौन मिलेगा? स्कंदगुप्त। इनके बारे में 2 बातें बहुत ही फेमस है। हूणों का आक्रमण बहुत पूछा है कि किसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। और इन्हीं ने कौन सी झील का वापस निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। तो जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की चर्चा यहाँ पर मिलती है। अब स्कंदगुप्त के बाद में कई राजा है, मैं आपको नाम एक बार क्लियर कर देता हूं। पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय। देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड भी आया, तीसरा भी आया और अंतिम मिलेगा हमको विष्णुगुप्त। इन सभी में से खाली 2 फेमस मिलते हैं, जिसमें बात करते हैं हम भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त का इसलिए फेमस है, इनका वर्णन मिलता है 510 ईस्वी में। भानुगुप्त के समय पर एक अभिलेख मिला, इसका नाम था एरन अभिलेख। जी हाँ, एरन अभिलेख में भारत में पहली बार चर्चा मिलती है किसकी? सती प्रथा की। सती प्रथा की जानकारी भारत में सबसे पहली बार सती प्रथा की जानकारी कहां से मिलती है आपको? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। क्या हुआ था? तो भानुगुप्त का मित्र हुआ करता, इसका नाम था गोपराज। भानुगुप्त का मित्र था गोपराज, जो कि हूणों को हराने के लिए गया था। हूणों को हराने गया, वो हूणों से जीत गया था लेकिन वो उसकी हत्या कर दी गई थी। तो गोपराज जो था, गोपराज की हत्या हो गई। तो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी ने क्या कर लिया था? अपने आप को सती कर लिया था। तो इसी की जानकारी कौन सा अभिलेख मिलती है आपको? एरन अभिलेख मिलती है। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भारत का पहली बार सती की जानकारी या सती प्रथा की जानकारी कहां से मिलती है आपको? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से देखने को मिलती है। और आगे चलकर अंग्रेजों के शासनकाल में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटे के साथ मिलकर सती प्रथा को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन पहली बार शुरुआत कहां से मिलती है हमको? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलती है। अगला हम बात करते हैं विष्णुगुप्त की। तो विष्णुगुप्त इस वंश का क्या मिलेगा आपको? अंतिम शासक। और विष्णुगुप्त के बाद इस वंश का पूरे तरीके से पतन हो गया। अब एक और बात कनेक्ट कीजिए, हम अगला इतिहास भी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कुषाणों के सामंत गुप्त थे, अब गुप्तों के सामंत रहेंगे वर्धन वंश। जी हाँ, तो इसके बाद जो वंश पढ़ेंगे अपन पुष्यभूति वर्धन वंश पढ़ेंगे, जहां पर विष्णुगुप्त अंतिम रहेगा। और ऐसा बोलते हैं कि ये गुप्तों का जो अंत हुआ कदर हूणों का नहीं हुआ था, और इनके दबाकर फिर यहाँ पर कौन आ गए थे? आपके वर्धन वंश आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे राजा। अब हम बात करते हैं गुप्त वंश में कुछ विशेषता हुआ करती थी प्रशासनिक धार्मिक के बारे में। तो गुप्तकालीन व्यवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, कला और साहित्य की दृष्टि से, कला और साहित्य की दृष्टि से प्राचीन इतिहास का इसको स्वर्णिम युग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णिम युग। बहुत सारे निर्माण किए गए हैं, काफी सारी रचनाएं हुई है, बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ है, इसलिए गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? आपका गुप्त काल के समय पर हुआ था। और निर्माण हुआ, लेकिन मंदिर जो बनाए गए थे वो शिखरनुमा शैली में। अभी तक जितने मंदिर इसके पहले बनते थे वो फ्लैट बनते थे, लेकिन पहली बार
गुप्तों के समय पर जो निर्माण हुआ तो कौन से मंदिर? शिखरनुमा। आज भी मंदिर आप देखेंगे तो गुप्तकालीन मंदिर ही आपको देखने को मिलेंगे, तो वो शुरुआत कहां से मिलती है आपको? गुप्तकालीन व्यवस्था से मिलती है। और भारत का पहला शिखरनुमा मंदिर आपको मिलेगा दशावतार मंदिर, जो कि झांसी में होता है। दशावतार मंदिर जो झांसी में है वो भारत का पहला शिखरनुमा मंदिर देखने को मिलेगा, जो गुप्त काल में यहाँ पर बनवाया गया था। धर्म की मैंने आपको बात बताई थी कि धर्म जो था वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी विष्णु भगवान के उपासक हुआ करते थे, इसीलिए इनके सिक्कों पर फोटो मिलेगा गरुड़ भगवान का। आपको पता होगा विष्णु भगवान का जो सबसे प्रिय जो हुआ था उनका वाहक हुआ करता था, गरुड़ हुआ करता था, इसलिए इनके सभी के सिक्कों पर ज्यादातर गरुड़। लेकिन यहाँ दीजिए कार्तिकेय की फोटो भी यहाँ पर मिली है, तो हिंदू धर्म के अच्छे उपासक थे। जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु भगवान के वामन अवतार की भी यहाँ पर चर्चा मिलती है। मैंने आपको बताया था, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतार हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से वामन अवतार जिन्होंने 3 पग में 2 पग में धरती यहाँ पर नाप दी थी, तो यहाँ पर चर्चा मिलती है कौन सा अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की चर्चा मिलती है। हाँ, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान देते हैं। आय स्त्रोत जो कि बुक हुआ करती थी, उसमें जानकारी मिली है क्या? जो आय का स्त्रोत हुआ करता था, जो गुप्तों के आय का जो मेन स्त्रोत था वो भू राजस्व था। सबसे ज्यादा भूमि पर टैक्स लगाते थे, जो कितना होता था? 1/4 से 1/6 होता था। अगर टैक्स किस रूप में लेते थे? तो अनाज के रूप में या नगद रूप में, या तो कैश के रूप में, अनाज के रूप में यहाँ पर ये लिया जाता था। इकाई, सबसे छोटी इकाई की बात करोगे तो सबसे छोटी इकाई मिलेगी आपको गांव। जैसे आज भी गांव ही होती है, सबसे बड़ी इकाई देश रहेगी, वैसे ही उस समय भी गांव सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करता था। और गांव को संभालने वाले को ग्रामिक बोलते थे। जो गांव जिसके अधीन, जैसे आज सरपंच बोलते हैं, उस समय ग्रामिक कहा जाता था। और जो सबसे बड़ा पद होता देश, जो कोई राजा के अधीन में आता था, सबसे मेन आदमी राजा को मान रहे सर्वोच्च आदमी, तो सबसे छोटी इकाई गांव और सबसे बड़ी इकाई क्या मिलेगी हमको? देश देखने मिलेगी। अधिकारी की अगर बात करें तो अमात्य सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको आज का डीएम मान लीजिए। आज का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, उस समय का उसको अमात्य बोलते थे, जो कि पूरे के पूरे जिले को यहाँ पर क्या करता था? संभालता था। फाहियान की अगर बात करते तो फाहियान का वरदान मिलता है। फाहियान ने कुछ बात बताई है कि भैया छुआछूत उस समय बोला करती। गुप्त शासन के समय पर किसका वर्णन देखने को मिलता था? छुआछूत का यहाँ पर देखने को मिलता था। ऊंच नीच यहाँ पर काफी ज्यादा होती थी, और जो नीची जाति के लोग होते थे उनको चांडाल का नाम से पुकारते थे। ध्यान दीजिए, ये वरदान किसने किया है? फाहियान के द्वारा। याद कीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार फाहियान था, उसके द्वारा यह वर्णन यहाँ पर मिलता है। शिक्षाओं की बात करें तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार हुआ करता था। बाल विवाह देखने को मिला है। सती प्रथा के बारे में आपको अभी बताइए, पर्दा प्रथा भी इस वंश में यहाँ पर हुआ करती, तो ये उच्च नीच भेदभाव यहाँ पर इस वंश में हुआ करता था। कुछ गुफाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया। अजंता की गुफाओं का निर्माण कौन से शासनकाल में हुआ है? गुप्त शासनकाल में ही हुआ है। और मध्य प्रदेश में मिलने वाली बाघ की गुफाओं का निर्माण भी कब हुआ है? आपका गुप्त शासनकाल में हुआ है। तो 2 प्रमुख गुफा जो आज भी काफी ज्यादा फेमस मिलती है, महाराष्ट्र में मिलेगी अजंता एलोरा, और मध्य प्रदेश में मिलेगी कौन सा? बाघ की गुफा है। वो भी शासन किस समय पर? आपका गुप्त शासनकाल के समय पर ही हुआ है। और इन्हीं के समय पर बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। जी हाँ, अफगानिस्तान का बामियान जगह पड़ती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धों की मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही सन 2000 में तालिबान का शासन मिला, तालिबान का शासन मिलने के बाद तालिबानियों ने पूरी की पूरी मूर्ति को विस्फोट लगाकर यहां पर ध्वस्त कर दिया। तो पूरी मूर्ति यहां पर ध्वस्त कर दी। वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी। अगर वो उस मूर्ति को सजाकर थोड़ा अच्छे सजा देते तो वहां पर काफी सारे लोग आते दर्शन करने के लिए, लेकिन अनपढ़ को कोई नहीं समझा सकता। अब आज के समय पर अगर चीनियों की अगर बुद्धों की सबसे बड़ी मूर्ति की तो स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि चाइना मिलेगी आपको। स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है गौतम बुद्ध के, लेकिन इसके पहले हुआ करती थी, जो गुप्त समय पर ही बनाई गई थी। अफगानिस्तान के बामियान में, लेकिन तालिबानियों ने उसमें बम विस्फोट करके पूरी मूर्ति को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। तो यह रहेगा आपका पूरा का पूरा गुप्त वंश। हमने गुप्त वंश के सभी राजाओं के बारे में, धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, हर एक बारे में चर्चा करी। इतना अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।